हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका शिष्ट गुरु वीरेंद्र सर। भाग फर्स्ट के अंदर कक्षा 10th के अंदर हम सामाजिक विज्ञान के अति लघुत्रात्मक क्वेश्चन को शेयर कर रहे हैं। यानी कि इससे पहले वीडियो में मैंने आपको लेसन नंबर 1, लेसन नंबर 2 और लेसन 5 के अति लघुत्रात्मक क्वेश्चन और उनके आंसर सहित आपको बताए थे। आज हम समझेंगे लेसन 13, 14 और 16। उसको मैं इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो लेसन नंबर 13 है, उसके अति लघुत्रात्मक क्वेश्चन है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं आंसर सहित। तो लेसन 13 का पहला क्वेश्चन है, जल परिवहन के दो लाभ बताइए। यानी जल परिवहन के दो लाभ क्या है? तो इसके लाभ है मार्गों का निर्माण नहीं करना पड़ता, और दूसरा लाभ है ऊर्जा लागत कम होती है। यानी ऊर्जा की लागत कम होती है और इसके लिए मार्ग बनाने नहीं पड़ते। दूसरा क्वेश्चन है, शीघ्र संदेश के लिए उपयोगी है क्या? ईमेल। शीघ्र संदेश आपको अगर पहुंचाना है तो किसके माध्यम पहुंचाओगे? ईमेल के माध्यम से। तीसरा प्रश्न है, संचार के दो साधन जो आप लिख सकते हो संचार यानी कि जिससे वार्तालाप होती है, देख सकते हो आप, तो टेलीफोन, डाक, तार, रेडियो। चौथा प्रश्न है, वायु परिवहन के दो लाभ बताइए। वायु परिवहन के लाभ आप लिख सकते हो कि वायु परिवहन के क्या लाभ है। अगला प्रश्न है, टोल क्या है? टोल यानी कि क्या होता है टोल? तो टोल क्या है? टोल वाहनों से एकत्रित किया गया एक शुल्क होता है। यानी कि सड़क के ऊपर टोल टैक्स लगता है ना, तो वाहनों से एकत्रित किया गया एक टैक्स है जो वाहनों से लिया जाता है सड़क के ऊपर। चार महानगरों को जोड़ने वाले मार्ग को क्या कहते हैं? स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग। स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग चारों महानगर जो दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और आपके मुंबई को जोड़ता है। स्थल परिवहन के प्रमुख भाग कौन से हैं? स्थल परिवहन के आप भाग लिखना है। स्थल परिवहन के कौन कौन से? सड़क, रेल और पाइपलाइन। सड़क, रेल और पाइपलाइन स्थल परिवहन के भाग है। राजस्थान के निकटतम बंदरगाह कौन सा है? तो कांडला बंदरगाह। राजस्थान की सबसे निकटतम जो बंदरगाह है वह कांडला बंदरगाह। कहां पर है? गुजरात के अंदर। डेक्कन क्वीन क्या है? डेक्कन क्वीन क्या है बच्चों? तो वह है पहली विद्युत रेल है। भारत के अंदर पहली विद्युत रेल का नाम रखा था डेक्कन क्वीन। राष्ट्रीय राजमार्ग एक कहां से कहां तक है? यानी कि राष्ट्रीय राजमार्ग है ना, वो एक कहां से कहां तक है? तो दिल्ली से अमृतसर तक है। राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 1 है दिल्ली से अमृतसर तक। भारत में पहली ट्रेन कब वो कहां चली थी? भारत की जो पहली ट्रेन चली थी वो कब, वो कहां चली थी? तो 16 अप्रैल 1853 के अंदर मुंबई से थाने के मध्य। मुंबई से थाने दोनों महाराष्ट्र के अंदर ही है। किस बंदरगाह में जहाज का निर्माण होता है? यानी भारत का ऐसा कौन सा बंदरगाह है जहां पर जहाजों का निर्माण होता है? तो वो है विशाखापट्टनम, जो आंध्र प्रदेश के अंदर है। विशाखापट्टनम के अंदर आपके जहाजों का निर्माण होता है। संचार के क्षेत्र में कौन सी सेवा को क्रांति माना जाता है? यानी संचार के क्षेत्र में ऐसी कौन सी सेवा है जिसको क्रांति माना जाता है? तो वह ईमेल। ईमेल को संचार के क्षेत्र में क्रांति माना जाता है। राष्ट्रीय जल मार्ग नंबर 1 का मूल और अंतिम स्थान, यानी कि राष्ट्रीय जल मार्ग है 1, उसका उद्गम और अंतिम स्थल कहां से कहां तक है? तो वह इलाहाबाद से हल्दिया तक। इलाहाबाद से हल्दिया तक है। तो अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जल मार्ग नंबर 2 का मूल और अंतिम स्थान। तो राष्ट्रीय जल मार्ग नंबर 2 का स्थान यानी कि जहां से उद्गम होता है, स्टार्ट होता है वहां से, और अंतिम तक तो वह है आपके सदिया से धुबरी तक। सदिया से धुबरी तक आपके। 16 क्वेश्चन, राजस्थान का व्यस्त राजमार्ग, यानी राजस्थान का ऐसा कौन सा राजमार्ग है जो सबसे बिजी है, व्यस्त है? तो वह है 8 नंबर राजमार्ग सबसे बिजी है। लास्ट क्वेश्चन आता है, राष्ट्रीय और रक्षा हवाई अड्डों के लिए गैर सैन्य रनवे की व्यवस्था कौन सी सरकारी संगठन करता है? यानी राष्ट्रीय और रक्षा हवाई अड्डों के लिए जो रखरखाव करता है वो कौन सा करता है संगठन? तो राष्ट्रीय विमान पतन प्राधिकरण। राष्ट्रीय विमान पतन प्राधिकरण इसकी क्या करता है? रखरखाव करता है। तो ये थे बच्चे हमारे लेसन नंबर 13 के अति लघुत्रात्मक। अब नंबर 14 के अति लघुत्रात्मक क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आता है लेसन नंबर 14 का, राष्ट्रीय आय की गणना कौन सी संस्था करती है? तो कौन सी करती है? CSO, यानी कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन राष्ट्रीय आय की क्या करती है? गणना करती है। दूसरा प्रश्न, प्लांट इकोनॉमिक ऑफ इंडिया किसकी रचना है? विश्वेश्वरैया। विश्वेश्वरैया की रचना है प्लांट इकोनॉमिक ऑफ इंडिया। तीसरा क्वेश्चन, संकल घरेलू उत्पाद क्या है? संकल घरेलू उत्पाद क्या है? तो एक देश में सभी साधनों द्वारा एक वर्ष में उत्पादन प्रक्रिया में योगदान के फलस्वरूप अर्जित आय का योग क्या कहलाता है? संकल घरेलू उत्पाद। चौथा प्रश्न आता है, द्वितीय व अंतिम क्षेत्र की गतिविधियां, यानी कि द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र की जो गतिविधियां, जो उदाहरण है वो पेश करना है आपको। तो द्वितीय क्षेत्र की गतिविधियां क्या आती है? कपास के पौधे से सूत काट कर कपड़ा बनाना, यानी कपास का पौधा कहां उत्पन्न होता है? खेतों के अंदर। तो कपास के पौधे से सूत काट कर क्या बनाना? कपड़ा बनाना। और दूसरा द्वितीय में आता है आपके गन्ने का कच्चे माल के रूप में उपयोग कर क्या बनाना? चीनी। यानी गन्ने का कच्चे माल के रूप में उपयोग कर क्या बनाना? चीनी बनाना।
और तृतीय क्षेत्र की जो गतिविधि है तो वो है परिवहन, भंडारण, बैंक और संचार। ये थे हमारे अंतिम क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र। 5वां क्वेश्चन आता है नीति आयोग के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कौन है वर्तमान में। तो नीति आयोग का अध्यक्ष जो होता है वो देश के प्रधानमंत्री होते हैं और उपाध्यक्ष होता है आपके कौन, अभी वर्तमान में कौन है, राजीव कुमार है। राजीव कुमार वर्तमान में उपाध्यक्ष है। 6वां क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय आय की सर्वप्रथम गणना किसने की थी। तो दादा भाई नौरोजी ने की थी। दादा भाई नौरोजी ने भारत में राष्ट्रीय आय की सर्वप्रथम गणना की थी। 7वां क्वेश्चन, घरेलू साधन आय क्या है। किसी देश की घरेलू सीमा के अंदर उत्पन्न होने वाली साधन को क्या बोलते हैं, घरेलू साधन आय। यानी किसी देश की घरेलू सीमा के अंदर जो आय प्राप्त होती है उसको बोलते हैं घरेलू साधन आय। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय आय के दो अवधारणाएं, यानी राष्ट्रीय आय की दो अवधारणाएं कौन सी है। तो वह है संकल घरेलू उत्पाद और शुद्ध घरेलू उत्पाद। संकल घरेलू उत्पाद और शुद्ध घरेलू उत्पाद किसकी अवधारणा है, राष्ट्रीय आय की दो अवधारणा है। अगला क्वेश्चन है 9वां, राष्ट्रीय आय की गणना कब और किसकी अध्यक्षता में हुई थी। यानी राष्ट्रीय आय की गणना कब और किसकी अध्यक्षता में हुई थी। तो 1949 में पीसी महालनोबिस। 1949 में पीसी महालनोबिस। अगला प्रश्न है प्रति व्यक्ति आय क्या होती है। यानी कि किसी देश की राष्ट्रीय आय में उस देश की जनसंख्या का भाग देने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसको बोलते हैं प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय का दूसरा नाम क्या है, औसत आय। प्रति व्यक्ति आय को औसत आय भी कहा जाता है। यानी उस देश की राष्ट्रीय आय में जनसंख्या का भाग देने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसको बोलते हैं प्रति व्यक्ति आय। 11वां क्वेश्चन है आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास क्या है। यानी किसी देश में प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय का ज्ञान प्राप्त होता है उसको बोलते हैं आर्थिक वृद्धि। और प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय आय के साथ साथ सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक ढांचे में जो भी सुधार होता है, जो समावेश होता है उसको बोलते हैं आर्थिक विकास। 12वां प्रश्न है मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा जारी किए जाते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा, यानी कि यूएनडीपी द्वारा मानव विकास सूचकांक जारी किए जाते हैं। 13वां प्रश्न है भारत का थिंक टैंक किसे कहा जाता है। तो नीति आयोग को भारत का थिंक टैंक कहते हैं। नीति आयोग को भारत का क्या कहता है, थिंक टैंक। यानी कि इसकी स्थापना कब हुई थी, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई थी। और लास्ट क्वेश्चन आता है 14वें का, भारत में मुद्रास्फीति की दर किसके द्वारा मापी जाती है। किससे मापी जाती है मुद्रास्फीति दर, किससे। तो थोक मूल्य सूचकांक के माध्यम से। तो अब है बच्चों लेसन नंबर 16। लेसन नंबर 16, लेसन नंबर 14 में से 3 क्वेश्चन आते हैं अति लघुत्तरात्मक के और लेसन नंबर 16 में से 3 क्वेश्चन आते हैं अति लघुत्तरात्मक के। तो 14 और 16 महत्वपूर्ण प्रश्न है अति लघुत्तरात्मक को देखते हुए। तो अब लेसन लेते हैं 16 नंबर लेसन। 16 नंबर लेसन का पहला क्वेश्चन आता है मुद्रास्फीति किसे कहते हैं। वेरी मोस्ट है, मुद्रास्फीति किसे कहते हैं या मूल्यवृद्धि किसे कहते हैं, दोनों एक ही है, मुद्रास्फीति या मूल्यवृद्धि। मुद्रास्फीति का अर्थ होता है किसी देश की अर्थव्यवस्था में जब मुद्रा का मूल्य वस्तु की तुलना में घटता है। किसी देश की अर्थव्यवस्था में जब मुद्रा का मूल्य वस्तु की तुलना में घटता है तो उसको बोलते हैं मुद्रास्फीति। अगला क्वेश्चन है छिपी बेरोजगारी, तकनीकी बेरोजगारी और घर्षणात्मक बेरोजगारी। यानी छिपी बेरोजगारी, तकनीकी बेरोजगारी और घर्षणात्मक बेरोजगारी। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, तीनों के आंसर आपको याद होना चाहिए, वेरी मोस्ट है। तीसरा प्रश्न, भारतीय अर्थव्यवस्था की 2 चुनौतियां, यानी भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसके लिए चुनौती मतलब जिससे अर्थव्यवस्था कमजोर पड़ती जा रही है। तो चुनौती है मुद्रास्फीति और गरीबी। हमारी अर्थव्यवस्था में 2 चुनौतियां है, एक तो है मुद्रास्फीति और एक है गरीबी। अगला क्वेश्चन है सापेक्ष व निरपेक्ष गरीबी किसे कहते हैं। सापेक्ष व निरपेक्ष, वेरी मोस्ट है ये। सापेक्ष का अर्थ क्या होता है, जब किसी देश में आय और व्यय के आधार पर भेदभाव होता है। जब किसी देश की अर्थव्यवस्था में, जब किसी देश के अंदर, समाज के अंदर आय के आधार पर, व्यय के आधार पर और उपभोग व्यय के आधार पर जो भेदभाव होता है उसको बोलते हैं सापेक्ष गरीबी। और निरपेक्ष किसे कहते हैं, जब व्यक्ति अपनी न्यूनतम आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर पाता तो उसको बोलते हैं निरपेक्ष गरीबी। अगला क्वेश्चन है भारत में विश्वसनीय समकों का संकलन कौन करता है। विश्वसनीय समकों का संकलन करता है NSSO, यानी इंग्लिश नाम है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन। हिंदी नाम है राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन। अगला क्वेश्चन, भारत में गरीबी के नए अनुमान किसने लगाए थे। तो सी रंगराजन ने भारत में गरीबी के नए अनुमान लगाए थे, सी रंगराजन। अगला क्वेश्चन है 7वां, भारत में मुद्रास्फीति को मापने हेतु तैयार 2 सूचकांक, यानी मुद्रास्फीति को मापने के लिए 2 सूचकांक तैयार किए। कौन कौन से सूचकांक है वो, थोक मूल्य सूचकांक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। थोक मूल्य सूचकांक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक भारत में मुद्रास्फीति को मापने के लिए तैयार किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है गरीबी का अर्थ क्या है, यह आप लिख सकते हो गरीबी का अर्थ क्या होता है। 9वां प्रश्न है मांग प्रेरित मुद्रास्फीति। मांग प्रेरित मुद्रास्फीति वेरी मोस्ट है, इसका आंसर है समग्र मांग में वृद्धि के कारण जब कीमतें बढ़ती है, यानी समग्र मांग में वृद्धि जब कीमतें वृद्धि होती है
तो उसे मांग प्रेरित मुद्रास्फीति कहते हैं। और अगला क्वेश्चन है लागत प्रेरित मुद्रास्फीति। लागत प्रेरित मुद्रास्फीति किसे कहते हैं? तो आंसर है समग्र पूर्ति में गिरावट से कीमतों में जो वृद्धि होती है उसको बोलते हैं लागत प्रेरित मुद्रास्फीति। 11वां प्रश्न है भारत में गरीबी निवारण के 2 उपाय, कि भारत में ऐसी कौन से उपाय जिससे गरीबी का हम निवारण कर सकते हैं, गरीबी को दूर कर सकते हैं? तो उपाय है शिक्षा व स्वास्थ्य सेवाओं का प्रसार करना। दूसरा उपाय है रोजगार अवसरों में वृद्धि करना, यानी रोजगार के क्या करना, अवसर में वृद्धि करना। 12वां क्वेश्चन है भारत में कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है ज्यादातर? तो वो है छिपी और संरचनात्मक, वेरी मोस्ट है ये। भारत के अंदर छिपी हुई बेरोजगारी और संरचनात्मक बेरोजगारी अधिक पाई जाती है। 13वां क्वेश्चन समग्र मांग क्या है? वेरी मोस्ट है, समग्र मांग क्या है? एक देश में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं पर लगने वाला व्यय का योग, इसे उत्पादन में वृद्धि होती है। यानी कि एक देश में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं पर लगने वाला जो व्यय होता है ना, वो क्या कहलाता है? समग्र मांग कहलाता है। इसमें क्या उत्पादन में वृद्धि होती है। और समग्र पूर्ति क्या है? उत्पादन की उस मात्रा से है जिसे अर्थव्यवस्था में दिए गए संसाधनों व उपलब्ध तकनीक से उत्पादित कर सकती है। इसमें उत्पादन में क्या आती है? कमी होती है। और अगला क्वेश्चन आता है 15वां, मुद्रा का मूल्य क्या है? यानी मुद्रा का मूल्य किसे कहते हैं? तो इसमें विनिमय के दौरान वस्तुओं और सेवाओं की क्रय शक्ति को बताता है। यानी विनिमय मतलब आदान प्रदान करना, लेना देना। विनिमय के दौरान वस्तुओं और सेवाओं की जो क्रय शक्ति, यानी कि कितनी वस्तु खरीद सकता है, उस शक्ति को दर्शाता है कौन? मुद्रा का मूल्य। और 18वां क्वेश्चन है मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए मौद्रिक उपाय कौन करता है? मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने का मौद्रिक उपाय कौन करता है? रिजर्व बैंक, यानी कि केंद्रीय बैंक करती है, आरबीआई, रिजर्व बैंक करती है मौद्रिक उपाय। और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सूचकांक क्या होता है? लास्ट क्वेश्चन हमारा लेसन नंबर 16 का है, सूचकांक क्या है? अलग अलग पैमाने पर मापनीय इकाइयों का औसत व्यक्त करना क्या कहलाता है? सूचकांक। यानी अलग अलग पैमाने पर मापनीय इकाइयों का औसत व्यक्त करता है कि अलग अलग पैमाने पर क्या इकाई है। तो बच्चों ये थे हमारे आपके क्लास 10th की एसएसटी के अंदर आपके लेसन नंबर 1, लेसन नंबर 2, लेसन नंबर 5, लेसन नंबर 13, लेसन नंबर 14 और लेसन नंबर 16 के अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ शेयर किए हैं। आपको इन्हीं अति लघुतरात्मक क्वेश्चन को, जो 29 जून को एग्जाम है आपका, इन्हीं अति लघुतरात्मक आपको याद करना है। वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है जो मैंने आपके साथ इस वीडियो के माध्यम से शेयर किए हैं। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और मेरे इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा क्लास 10 के स्टूडेंट के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी लाभ हो सके। जब आगे का वीडियो हम आगे के मोस्ट क्वेश्चन के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय भारत।